नमस्कार। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने और बनाने वालों का घमासान अब तेज हो चुका है। आज के ओपिनियन पोल में हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। अब तक राहुल गांधी कह रहे थे कि मायावती का हाथी पैसा खाता है। आज प्रियंका वाड्रा मैदान में उतरी, उन्होंने वोटरों को समझाया कि हाथी का मुकाबला कैसे करना है। वैसे चुनाव आयोग ने हाथियों को ठग दिया है, लेकिन मायावती मानती है कि ढका हुआ हाथी 1.25 लाख का है। आज सवाल यह है कि क्या कपड़े में ढका हाथी मायावती को ज्यादा वोट दिलवाएगा। आज हम यह भी अंदाजा लगाएंगे कि पंजाब में कांग्रेस की आपसी लड़ाई का फायदा क्या प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल को होगा। आज के ओपिनियन पोल से पता चलेगा क्या उत्तराखंड में खंडूरी जरूरी है। यह ओपिनियन पोल क्या है, यशवंत देशमुख ने हमारे साथ स्टूडियो में है। यशवंत देशमुख, और इस ओपिनियन पोल को एनालाइज करने के लिए मेरे साथ हेमंत शर्मा हैं और स्टूडियो में हमारे दो मेहमान हैं, मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सुदीन भदौरिया बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन इस ओपिनियन पोल पर हम समाजवादी पार्टी और बीएसपी इन दोनों की राय जाने, हम हाथी और साइकिल की रेस के बारे में जाने। इससे पहले यशवंत से पूछते हैं, ओपिनियन पोल में उन्होंने कैसे उत्तर प्रदेश के इस बड़े राज्य को 5 हिस्सों में बांटा और ओपिनियन पोल में लोगों ने क्या कहा। पिछले राउंड की तरह से इस बार भी रहे जी, हम लोगों ने 5 जो राज्य बनाने की बात हो रही है या 5 जो रीजन्स हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल, अवध, रोहिलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, सब में मिला के तकरीबन 20,000 से ज्यादा मतदाताओं से हमने उत्तर प्रदेश में बातचीत की है। और हम दर्शकों को बता दें कि तीसरा राउंड कंप्लीट होते होते जब हम अगले बार आपके सामने मुखातिब होंगे, तब तक हम 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं से उत्तर प्रदेश में ही बात कर चुके होंगे। तो इस पूरे ओपिनियन पोल में हमारे पास में लगभग 403 सारी 403 विधानसभा सीटों से 20,000 से ज्यादा मतदाताओं से इस राउंड में हमने बातचीत की है। पहला नतीजा जो हम आपको दिखाने वाले हैं, पहला जो ओपिनियन पोल आपको दिखाने वाले हैं, जो लोगों की राय दिखाने वाले हैं, वो है अवध प्रदेश के बारे में। यशवंत, अवध जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पे कांग्रेस को लेकर, क्योंकि रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे सुल्तानपुर, ये सारे इलाके जो गांधी परिवार के दबदबे वाले इलाके हैं वो अवध के अंदर आते हैं। तो हम निगाह डालेंगे कि आखिर अवध, लेकिन यशवंत, 2 ऐसी बड़ी जगह हैं जहां पर बहुत कांटे की लड़ाई है। पूर्वांचल एक उसमें से है, बुंदेलखंड एक दूसरी जगह है जहां पर बहुत मैं देखता हूं कि बहुत फर्क नहीं है दोनों पार्टियों में। अगर पूर्वांचल से हम शुरू करें, पूर्वांचल से शुरुआत करते हैं और फिर पश्चिम की ओर आएंगे, देखा जाएगा। पूर्वांचल में सबसे पहले देखें आखिर 114 सीटों का बंटवारा इस हफ्ते के हमारे ओपिनियन पोल में क्या कह रहा है। बहुत कांटे की लड़ाई आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में बिल्कुल लगभग नेक एंड नेक रेस जिसे कह सकते हैं, पूर्वांचल में सामने आ रही है। और जो स्थिति है उसके हिसाब से देख के लग रहा है कि ये बाइपोलर कंटेस्ट होता जा रहा है पूर्वांचल में। बाकी पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए यहां पर है नहीं। कांग्रेस के खाते में 5 से 7 सीट और बीजेपी के खाते में 11 से 13 सीट, वो भी दरअसल बीजेपी के जो गढ़ हैं, बनारस हुए, गोरखपुर, उस तरह की 2-4 गढ़ों को छोड़ दें तो वहां पे बीजेपी एक तरह से सिमट गई। 2 दिग्गज हमारे साथ स्टूडियो में है, इनसे बात करें। समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह और बहुजन समाज पार्टी के सुदीन भदौरिया हमारे साथ में। अब सुदीन, हाथी को कपड़े से ढका है, पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा हाथी कपड़े में ढके हुए, आपको लग रहा है उससे फायदा होगा आपको? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं, एक तो चुनाव वाला पक्ष और दूसरा दलित और पिछड़े समाज के जो उनकी आस्था, उसका संबंध भी उससे जुड़ा हुआ है। ये इस चुनाव के अंदर दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग और खास तौर से सभी जातियों के गरीब लोग, क्योंकि हाथी पहली बार चुनाव में और राजनीति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको अपनाया था। मैं तो मोटी से आपसे बात पूछ रहा हूं कि क्या इसलिए उसका आधार, उसके पीछे जाना पड़ेगा। तर्क क्या है कि जो इस बार उन्होंने ढकने का काम किया है। आप बताइए मुझे कि अब ये जो ढका है, इससे क्या, मायावती ने कहा कि अब हाथी 1.25 लाख का हो गया है। वैसे निश्चित तौर पर अगर देखिए ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं, घड़ी अब एनसीपी का
चिन्ह है, पर वो आपको बंबई में हर जगह सरकारी बिल्डिंगों पे अच्छा, एक और चिन्ह है साइकिल की बात करें। अब साइकिल पे आ जाइए। साइकिल जो है उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई प्रदेशों में सरकारी पैसे से बांटी जाती है मोहन सिंह जी, आपका चुनाव में प्रयोग भी किया जाता है। हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए हम मानते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब देगी और बहुजन समाज पार्टी पहले भी अच्छे वोट, अब की बार ये पूर्ण बहुमत लेके आएगी। इसलिए चलिए, अब मोहन सिंह जी आप बताइए कि क्या वाकई में साइकिल रेस में आगे निकलती दिखाई दे रही है? मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरह की हुकूमत 5 वर्ष बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में चली है, एक व्याकुलता उत्तर प्रदेश की जनता में उस पार्टी को और उसकी सरकार को उखाड़ फेंकने की बड़ी है। नहीं, अब ये जो छोटा सवाल था जो बड़ा बन गया है, हाथियों की मूर्तियों को जिस तरह से ढका, क्योंकि आपके नेता मुलायम सिंह जी तो कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आ गए तो इन सब हाथियों को, मूर्तियों को तोड़वा देंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कभी। इतना जरूर कहा कि मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते किसी मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी खर्चे से अपनी मूर्ति लगा दी, तो उनकी मूर्ति के बारे में ये बात उन्होंने कही, बाकी मूर्तियों के बारे में यह बात उन्होंने कभी नहीं कही। हेमंत जी, अब आपकी राय जरा मैं इस पर जानना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आप तो उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो ये जो हाथी को ढका गया, क्या इसका कोई सेंटिमेंट है, इसका कोई असर है लोगों में? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बात जरूर है कि चुनाव के मुद्दे दूसरे हैं। चुनाव का मुद्दा हाथी को ढकना और उसको चलाना नहीं है। ये मुद्दा आपको लग रहा है कि इसका कोई फायदा, कोई नुकसान कुछ नहीं होगा? एक इंडिपेंडेंट राय हेमंत जी की ले लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं इस बारे में? रजत जी, दलितों की पॉलिटिक्स विचारधारा के अलावा प्रतीकों से चलती है, और हाथी उनके सम्मान का प्रतीक बन गया है पिछले 20-25 बरस में, खासकर उत्तर प्रदेश में। जिन दलितों के यहाँ रात बिताकर, खाना खाकर, पानी पीकर राहुल गांधी कुछ दलित सपोर्ट बेस में सेंध लगा रहे थे, उन दलितों के भी सम्मान से मामला जुड़ा हुआ है। और जो इन्होंने भी बताया, यशवंत ने, कि जो दलित थोड़े बहुत इधर उधर जा भी रहे थे, रिकॉन्सोलिडेशन फिर से इस सवाल पर हो गया है। ये आशंका कांग्रेस को भी हो रही है कि अब हाथी बूमरैंग कर रहा है। अच्छा। तो दिग्विजय सिंह को भी कहना पड़ा कि ये गलत है, जबकि उन्हीं के लोगों ने ये दरखास्त लगाई थी इलेक्शन कमीशन में। मैं आपको एक घटना बताता हूं, कल की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दुधवा नेशनल पार्क से एक वो आ गया टाइगर, लखनऊ में शहर में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि साहब फॉरेस्ट को कि आप हाथी भेजिए, इसको पकड़ना है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख के कहा कि आप इलेक्शन कमीशन से परमिशन लाइए, फिर हम हाथी देंगे। देखिए, मैं एक छोटा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगा। अभी मोहन सिंह जी ने कहा, मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जितने भी हमारे प्रतिद्वंदी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जब से वहां पर उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेके महात्मा फूले की मूर्ति लगी, तभी से मुलायम सिंह जी ने उसी समय कहा कि ये पार्क जो है गलत काम के लिए बनाए गए हैं। वो इन चिन्हों को, इन लेकिन जिन मूर्तियों को ढका, वो सिर्फ हाथी की मूर्ति को करने के लिए तैयार नहीं है। और हाथी जो है, अभी मैंने आपके यहाँ विज्ञापन देखा, सरकार खुद हाथी का विज्ञापन कर रही है। सुबोध कांत साहे का मंत्रालय खुद उसका विज्ञापन कर रहा है। अब आप सुबोध कांत साहे को और मरवाएंगे, ऐसा क्या? अभी आया है इसमें एक और बड़ा सवाल है जो मैं यशवंत के सामने रखना चाहता हूं। यशवंत, वो है मुस्लिम को जो आरक्षण की बात कांग्रेस ने की। कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने 4.5 मुसलमानों को आरक्षण की बात कर दी, बस सारे मुसलमान एक लामबंद होकर उनके पीछे आ जाएंगे। आपने कुछ ओपिनियन पोल किया? हमारे सर्वे के हिसाब से एक लामबंद तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं का लाभ जरूर मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के सामने समस्या बहुत बड़ी ये है कि आखिर इस फायदे से नुकसान किसको होने वाला है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता में 47% लोगों का मानना था कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा, 16% ने कहा कि न फायदा होगा न नुकसान होगा, 26% ने कहा कि कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन एक पते की बात रही जी यहाँ पर यह भी है कि समाजवादी पार्टी से वोट अगर छिटके मुस्लिम और कांग्रेस को पड़े तो इससे फायदा किसको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं पोस्ट पोल अलायंस की बात में जब भी बात होगी, चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कितनी भी बात को इसको नानुकुर कहें, लेकिन अगर कभी संभावना बनी तो ये वही नंबर पहले तो इनको मानना चाहिए कि इनको नुकसान होगा। मोहन सिंह जी, ऐसा हम नहीं मानते। देखिए, क्योंकि एक मुसलमानों के लिए उन्होंने सामने देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी रणनीति विहीन इस चुनाव के मैदान में कूद पड़ी है। पहले तो वो कहती थी
जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, राहुल जी की बात पर। बाद में उन्होंने कहना शुरू किया नई जाति भी असलियत है, और सैम पेत्रोदा तक की बिरादरी बताने लगे कि ये बढ़ई परिवार में पैदा हुए और सब पिछड़ी जातियों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो मुसलमानों के ऊपर टूट पड़े। तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक कोई घोषित उनकी रणनीति नहीं है। नतीजा यह है कि जो लोग जातियों से परे कांग्रेस को वोट देते थे वो भी कांग्रेस के साथ नहीं रहे। जाति वाले किसी न किसी मतदाता मंडल के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको वोट देने वाले नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली, और यशवंत उसको कंफर्म करते हैं, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, पीस पार्टी है, इस तरह की जो पार्टियां हैं, ये जो मुस्लिम संगठन बन गए हैं सामने, ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है समाजवादी पार्टी। देखिए ऐसा है, जब अभियान अपने पीक पर होगा तो जनता किसी भी पार्टी को हराने वाली छोटी पार्टी के साथ जुड़ने वाली नहीं रहती है। उसके मन में ये बात धीरे धीरे फैल रही है कि ये पार्टियां समाजवादी पार्टी का वोट कम कर ली। हेमंत जी, आपको लगता है ये जो छोटी पार्टियां हैं, जो पीस पार्टी है, अपना दल है, ये किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? टिकेंगी नहीं। रजत जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वह पिछड़ों के हिस्से का रिजर्वेशन है। ये सवाल बड़ा है, और कांग्रेस की पूरी रणनीति चरमरा के गिर सकती है इस सवाल पर, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति उत्तर प्रदेश में ओबीसी मुसलमान गठजोड़ से बन रही है। पर ये इस बात का विरोध न तो समाजवादी पार्टी ठीक से कर पा रही है, न सुदीन भदौरिया जी की पार्टी ठीक से कर रही है। दबे लुके छुपे ढंग से ये लोग विरोध कर रहे हैं। इस बात का विरोध बीजेपी कर सकती है, पर बीजेपी का जो तंत्र है वो शायद इतना क्रेडिबल नहीं रह गया है, और वो मंदिर आंदोलन के बाद जिस तरह से वो सूचनाओं को प्रसारित करते थे वो स्थितियां नहीं है। वरना अगर उन्हें ये बताया जाएगा कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन 4.5% ओबीसी के हिस्से का है, तो शायद कांग्रेस को ओबीसी में बहुत नुकसान होगा। बहुत उत्सुक है सुदीन कुछ कहने के लिए। हाँ, देखिए, इस चुनाव के अंदर मुसलमानों का वोट हम मानते हैं, क्योंकि मायावती जी ने सबसे अधिक टिकट उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समाज को दिए हैं। इसलिए हमारा ये मानना है, और हमको छन छन की खबर भी मिल रही है, मैं भी तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में संपर्क रखता हूं, हमारे मुस्लिम मित्र हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि क्योंकि आपने 21%, हमारी जनसंख्या है 18%, आपने वो टिकट दिए हम लोगों को 21%। अच्छा, मुझे सुदीन जी एक बात बताइए, अगर ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिए तो आपको लगता है कि मुसलमानों को वोट मिलेंगे? ब्राह्मणों के टिकट इस बार कम कर दिए तो उनके कम वोट मिलेंगे? जी नहीं, इस बार ब्राह्मणों के हमने टिकट कम नहीं किए, हमने लगभग 80 सीट, 78। पिछली बार नारा था ना, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे जाएगा, और आज ब्राह्मण शंख बजाता रह गया, हाथी निकल गया है। इस बार भी नारा है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता सांस्कृतिक तौर पर और आस्था के तौर पर हाथी को देख रही है, और ये गलत तथ्य है। टिकट्स में लगभग 20 टिकट इन्होंने अपर कास्ट के कम किए हैं। राजपूत, वैश्य और ब्राह्मणों को पिछली बार 140 टिकट दिए थे, इस बार 117 टिकट दिए। और वो उन्होंने पूरी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जाति का डिक्लेयर किया कि किसको कितने टिकट। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बतानी। एक तो यह है कि मुस्लिम मतदाताओं की डिफॉल्ट चॉइस उत्तर प्रदेश में दरअसल समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी डिफॉल्ट चॉइस हमेशा रहती थी बीजेपी के डर से। इस बार के चुनाव में खासतौर पे जब बीजेपी के सत्ता में आने का ऐसा कोई डर मुस्लिम मतदाताओं को नहीं है, इसलिए मुस्लिम मतदाता काफी बड़ी तादाद में ऐसे कैंडिडेट्स को भी पॉजिटिव तरीके से मैंडेट दे सकते हैं, जिसमें कि पहले के हिसाब का टैक्टिकल नेगेटिव मैंडेट नहीं होगा। इसीलिए आप पीस पार्टी के उम्मीदवार या तमाम छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों मैं आप सब लोगों को एक और इश्यू की तरफ ले जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जैसे ही रविशंकर प्रसाद का चेहरा मैंने देखा है, मुझे याद आई है बाबू सिंह कुशवाहा की। तो क्या इसका कुछ ओपिनियन पोल हमारा कहता है कि बाबू सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में लाने का जो फैसला किया, फिर उन्हें आधे रास्ते ले जाके छोड़ दिया, इसका कोई फायदा कोई नुकसान बीजेपी को? रजत जी, हमने बहुत सीधा सवाल पूछा उत्तर प्रदेश की जनता से कि क्या बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी में लाने का फैसला, बीजेपी का फैसला सही था। लगभग 60% मतदाताओं ने क्लियरली बोला कि यह फैसला गलत था। इतना ही नहीं, इतनी ही बड़ी तादाद में मतदाता ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को इस फैसले का नुकसान होगा। दरअसल करप्शन के इश्यू के ऊपर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास में ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि
कम से कम बीजेपी मतदाताओं के बीच में एक इस बात की इमेज की यूपी की जरूर रखी थी कि सबसे ज्यादा क्लीन इमेज वाली गवर्नमेंट अगर किसी ने चलाई तो बीजेपी ने चलाई, क्योंकि कल्याण सिंह की सरकार या राजनाथ सिंह की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं। रविशंकर जी, काफी बार आप इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, लेकिन सवाल वैसा का वैसा ही खड़ा है। क्या बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी में लाने का फैसला आपको लगता है कि कहीं गलती हो गई? रजत जी, बाकी पत्रकारों के जवाब देना और रजत शर्मा ऐसे प्रखर संपादक के प्रश्न का जवाब देना, थोड़ा इसमें अंतर तो हो ही जाएगा। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, इस फैसले के दोनों पक्ष हैं। हमने कभी उनको पार्टी में कोई पद नहीं दिया है, उनको कोई टिकट नहीं दे रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करे, पार्टी उसके पक्ष में न खड़ी है न खड़ी होगी, बागी के खिलाफ भी कार्रवाई करे, सिलेक्टिव नहीं करे। कुशवाहा जी के बारे में हमारी रणनीति, राजनीतिक रणनीति का अंग था कि जो 4.5% अल्पसंख्यक पिछड़ों को जो क्लासिफाई किया गया, उसके कारण गैर अल्पसंख्यक पिछड़े और अति पिछड़े का हिस्सा मारा जाएगा, जो सीधा मारा जाएगा। इसको लेकर गैर अल्पसंख्यक पिछड़ों अति पिछड़ों में बेचैनी है और बीजेपी ने प्रमुखता से इस विषय को उठाया है, आगे भी उठाएगी। मैं एक साफ सवाल रविशंकर जी आपसे पूछ लूं। आप जी, आमतौर पर लोगों का ये विश्वास है, अब हेमंत शर्मा ये मुझे बताते रहते हैं कि कुशवाहा जो जाति है उसके वोट बहुत ज्यादा है और उनके साथ कुछ और जातियां जुड़ी हैं जिनका एक बड़ा वोट संगठन है जो सारे बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने जब वो सरकार में थे तो कुशवाहा के लिए बहुत सारे काम किए, कई जगह चेयरमैन बनाए, कई जगह उनको मदद किया। जरूर जाहिर है ये बात आपको भी मालूम होगी, शायद इसीलिए आपने बाबू सिंह कुशवाहा को लिया कि उनके साथ के जो वोट हैं वो बीजेपी को मिल जाएं और आपकी सीटें बढ़ जाएं। देखिए, इसको आप इस प्रकार से देखिए रजत जी, कि उनका पार्टी में आने का विचार, हालांकि अब वो पार्टी में नहीं है, वो चैप्टर क्लोज्ड है। उन्होंने स्वयं कहा है अध्यक्ष जी को कि मुझे पार्टी से आप अलग रखिए। लेकिन आपके लिए कैंपेन तो कर रहे हैं, मदद तो कर रहे हैं वो। नहीं, एक बात आप समझिए, उनके लोगों को टिकट दिया है। देखिए, सुदीन जी कह रहे हैं कि वो फर्रुखाबाद गए थे, हेमंत जी कह रहे हैं कि वो उनकी लिस्ट पर टिकट दिया, उन्होंने एक लिस्ट दी थी, उसके हिसाब से टिकट दिए गए। प्रश्न अगर आप मुझे अनुमति दें मैं पूछ लूं। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब। मैं अपनी बात, रजत जी, मैं ऐसा है कि आपके यहाँ पंडित हेमंत शर्मा तो उत्तर प्रदेश के बहुत विशेषज्ञ हैं, मैं जानता हूं उनको, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि आज ये सिर्फ कुशवाहा का सवाल नहीं है, आज पूरे पिछड़े और अति पिछड़े इस पूरे कांग्रेस की नीति से आंदोलित हैं। मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद की खामोशी से उतने ही गुस्से में है और बीजेपी इसको प्रमुखता से बोल रही है। इसलिए हम बहुत ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, अगर हमने रणनीति के तहत कुछ ऐसे वर्गों को प्रमुखता से आगे लाने की कोशिश की है, बीजेपी शुरू से बैकवर्ड एम्पावरमेंट के पक्ष में रही है, तो इससे क्या परेशानी है? चलिए, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये माना कि रणनीति है, चुनाव में आएगा। ये बीएसपी के सुदीन भदौरिया स्टूडियो हमारे साथ हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी एक रुकना है, एक जरा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं सुदीन से कहूंगा अपना सवाल पूछ लेंगे। और दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने यूपी के एक हिस्से पूर्वांचल का ओपिनियन पोल देखा है। हमारे साथ रविशंकर हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह हैं, बीएसपी के सुदीन भदौरिया हैं, हेमंत शर्मा हैं और ये ओपिनियन पोल करने वाले यशवंत देशमुख हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम 289 और सीटों के ओपिनियन पोल अभी देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों में इंडिया टीवी और सी वोटर का दूसरा ओपिनियन पोल। ब्रेक से पहले हमने आपको पूर्वांचल का ओपिनियन पोल दिखाया था, वहां के लोगों की राय दिखाई थी, जहां मायावती की बीएसपी और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, हाथी और साइकिल की लड़ाई है। हम रोहिलखंड चले, इससे पहले आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में इन दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं। हमारी बीएसपी की तरफ से सुदीन भदौरिया हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहन सिंह हमारे साथ स्टूडियो में हैं और भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। इन ओपिनियन पोल को एनालाइज करने के लिए हेमंत शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं और यशवंत देशमुख जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस ओपिनियन पोल की, सच सही होगा या गलत होगा ये बताएंगे। रोहिलखंड कहा तो मुझे प्रश्न, ये जरा रोहिलखंड का देख लें, फिर आपको भी मौका मिलेगा। आप रविशंकर प्रसाद को छेड़ना चाहते हैं? रोहिलखंड की कुल 52 सीटें हैं और 52 सीटों में जो नतीजे हैं उसमें समाजवादी पार्टी को फिलहाल यहां पर लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। 20 से 22 सीट बीएसपी बहुत क्लोजली 17 से 19 सीटों के साथ में नंबर 2 पे साथ में लगभग बराबरी पे चल रही है। 3 से 5 कांग्रेस के खाते में, 8 से 10 बीजेपी के खाते में। तो कुल मिलाकर रोहिलखंड में भी कांटे का मुकाबला है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी थोड़ी सी आगे है बहुजन समाज पार्टी से। चलिए, आपने रोहिलखंड का बता दिया, समय कम है और ये
छेड़ना चाहते हैं रविशंकर प्रसाद को, वो छेड़े उससे पहले आप जरा तेजी से बुंदेलखंड और बता दें। बुंदेलखंड बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने इतना कैंपेन किया है। तो क्या कांग्रेस की हालत कुछ बेहतर हुई है या अभी भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है? बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी अब भी पूरी दबंगई के साथ में सबसे बड़ी पार्टी है। 11 से 13 सीटें 25 में से जीत के आने की संभावना है। 5 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में और लगभग उतनी ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी होती थी किसी जमाने में, बुंदेलखंड में बीएसपी से ज्यादा बड़ी सीटें आती थी, लेकिन इस बार बहुत ही कम सीटों पे उसे गुजारा करना पड़ेगा बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड ओपिनियन पोल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे चल रही है और बीएसपी आगे है, समाजवादी पार्टी भी थोड़ी पीछे है। अब जरा मौका है, वो पीछे भी हो गए हैं थोड़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो सुदीन जी आप पूछ लीजिए रविशंकर प्रसाद से। रवि जी, सुदीन भदौरिया आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि आप ही ने ये बहस शुरू की और मैंने श्री यशवंत सिन्हा का भी मैंने सुना कि वो विसल ब्लोअर को अपनी पार्टी के अंदर ले आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार पर आपने अभियान चलाया था आडवाणी जी के नेतृत्व में, और जिसका कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के साथियों ने भी बड़ा स्वागत किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बाबू सिंह कुशवाहा को आप अपनी पार्टी में लेके गए, ये आपकी पार्टी के नए अन्ना हजारे के तौर पर आप उनको पूरे प्रदेश के अंदर प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसमें उनके साथी बादशाह सिंह वगैरह भी शामिल हुए? अच्छा होता सुदीन भदौरिया जी ये विषय आप चुनाव प्रचार में उठाते और हम बहुत कस के उसका जवाब भी देते जी। लेकिन चूंकि आपने रजत जी के सामने उठा लिया तो जवाब बहुत सीधा है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में कोई समझौता नहीं करेंगे। येदियुरप्पा के खिलाफ प्रमाण आया, हमने उनको हटाया। हमने श्रीमान कुशवाहा जी को पार्टी में कोई पद नहीं दिया है, उनको टिकट भी नहीं दिया है, और ये साफ साफ कहा है परिषद के सदस्य हैं, उनकी टिकट की जरूरत नहीं है। शांत रहिए। आप अब जब सवाल पूछते हैं तो उत्तर सुनने का संतोष करिए। जी हाँ, सुन रहा हूं। और हमने साफ साफ कहा है कि अगर उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है तो करे, पार्टी उसमें कोई बाधा नहीं बनेगी। लेकिन जो मायावती के परिवार वालों का भी नाम आया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए, यह हमारी शिकायत है। जो मुलायम सिंह के आय से अधिक संपत्ति का विषय है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, आज की तारीख में बाबू सिंह कुशवाहा स्वयं अलग हो गए हैं, वो बातें चैप्टर क्लोज है। लेकिन हां, पिछड़ों का हित जो मारा जा रहा है अल्पसंख्यक के रिजर्वेशन के नाम पर, उसमें आपकी पार्टी भी खामोश है। मैं रविशंकर जी एक दो सवाल सुदीन जी से पूछना चाहता हूं। पहली बात तो शायद ये भूल गए कि बाबू सिंह कुशवाहा कई वर्षों तक, कुछ दिन पहले तक इनकी पार्टी में ही थे। जी हाँ, हमारी पार्टी में या किसी भी पार्टी के अंदर लोग हो सकते हैं, पर ये कैसे मालूम पड़ेगा जैसे मदेरना कांग्रेस पार्टी के नहीं, मैं आपसे दूसरी बात, क्या जितने लोग को टिकट दिए गए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उनमें कोई भ्रष्ट नहीं है? देखिए, ये आप पहले कोई ऐसा अगर बैरोमीटर या थर्मामीटर मिल जाए कि भ्रष्टाचार का बुखार किसको कब चढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर एक थर्मामीटर मेरे पास में आपको दिखाता हूं। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। लेके हमारे तमाम उम्मीद, हमारे इलाहाबाद में एक थर्मामीटर मेरे पास में है। लोकायुक्ती जांच के बाद आरोपी करार दिए गए राजेश त्रिपाठी को चिल्लूपार से टिकट दिया और रंगनाथ मिश्र को मिर्जापुर से टिकट दिया गया। देखिए, मैं तो ये तो नहीं हो सकता कि बाबू सिंह पार्टी छोड़ के चले गए तो भ्रष्ट है। इस तरह से अगर आप एक एक करके, तो पूरे प्रदेश में 400 से लगभग असेंबलीज हैं, किन पार्टियों ने कितने कितने टिकट दिए और किस पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट दिए। और पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ तो लोगों ने किस नाम पर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, और आप देख लीजिए पिछले 5 वर्षों के अंदर मायावती जी का शासन रहा है। लखनऊ में पहले पुलिस के दरोगा को, एसपी को खींच खींच के जीप में ले जाके समाजवादी पार्टी के गुंडे दबंग मारते थे। उस तरह का काम मायावती जी के राज्य में नहीं हुआ। इक्का दुक्का कोई आदमी चला आया होगा तो हम जानते नहीं है, पर मैं इतना स्पष्ट कर दूं, मायावती जी ने अपने उत्तर प्रदेश के शासन में इस पिछले 5 वर्ष में अपने विधायकों को जेल में डालने का दो बड़े फैक्ट हमारे सामने हैं। अब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी के 110 लोगों के टिकट काटे हैं और 25 कम से कम मंत्री थे मायावती जी की सरकार में जिनको उन्होंने टिकट नहीं दिए हैं। लेकिन इस पर जरा चर्चा होगी, बहस होगी। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ में है, मोहन सिंह हमारे साथ में है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ सुदीन भदौरिया हमारे साथ में है। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का दूसरा ओपिनियन पोल। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। गर्मा गर्म बहस है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहन सिंह हैं, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता सुदीन भदौरिया हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद। ये 3 लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के नेता क्यों नहीं है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कांग्रेस की रीता बहुगुणा हमारे साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत से होने वाली थी, लेकिन वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने वाली थी। रास्ते में अटकी हुई है क्योंकि वो रास्ते में बंद है रास्ता। मुख्यमंत्री मायावती उस रास्ते से गुजरने वाली है, तो ट्रैफिक में फंसी रही, बहुत देर गाड़ी उनकी नहीं निकल सकी। अब वो 3 व्हीलर स्कूटर में बैठकर हमारे स्टूडियो की तरफ आ रही है लखनऊ में, और कुछ ही देर में रीता बहुगुणा कांग्रेस पार्टी की नेता हमारे साथ में होंगी। हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, जिन्होंने 110 अपनी पार्टी के एमएलए के टिकट काटे, 25 मंत्रियों के टिकट काटे। उससे पहले मैं यशवंत के पास जाना चाहूंगा, जिन्होंने ओपिनियन पोल कंडक्ट किया है। बुंदेलखंड, रोहिलखंड और पूर्वांचल के बारे में उन्होंने बताया। हरित प्रदेश एक ऐसा एरिया है जहां से बहुत उम्मीद है कांग्रेस को अजीत सिंह की मदद की। बिल्कुल, और ये वो गढ़ है जो अजीत सिंह का अपना इलाका कहा जा सकता है। कुल जमा 76 सीटें हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 29 से 31 सीटें। काफी बड़ा गैप है बाकी पार्टियों और बीएसपी में इस प्रदेश में, क्योंकि जाट और जाटों की राजनीति यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई देती है। और अजीत सिंह के साथ आने का लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस और अजीत सिंह के मिला के 16 से 18 सीटें इस इलाके में मिल सकती हैं। ज्यादातर सीटें इन 16 से 18 के गैप में जो हैं वो दरअसल अजीत सिंह के खाते की हैं। समाजवादी पार्टी 15 से 17 और बीजेपी को 5 से 7। ये भी इलाका पहले बीजेपी के खाते में बड़ी सीटें लेके आता था, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा सीटें बीजेपी की यहां से नहीं आ रही हैं। लेकिन फिर ये लग रहा है कि ये दूसरा एक ऐसा बड़ा इलाका है जहां पर बीएसपी को अच्छी खासी बढ़त जी मिलने वाली है। आपको लगता है कि कांग्रेस और अजीत सिंह का जो अलायंस हुआ है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस और अजीत सिंह का जो अलायंस हुआ है उसका फायदा अजीत सिंह को तो जरूर मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को इसका कोई लाभ होगा इसकी मुझे बहुत ज्यादा गुंजाइश नजर नहीं आती। मैं उस बड़े इशू की तरफ जाना चाहता हूं फिर से, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी के 110 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं, करीब 25 मंत्रियों को टिकट नहीं दिया है। क्या इसका उसे नुकसान हो सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश के लोग बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं। हेमंत जी। टिकट तो लगभग सभी राजनीतिक दल काटते हैं। मोहन सिंह की पार्टी में भी बहुत टिकट कटे हैं, कांग्रेस में भी बहुत टिकट कटे हैं, लेकिन बीएसपी ने जिस ढंग से अपने लोगों को अपमानित करके टिकट काटा है वो उनमें बड़ा वेंजियंस है। तो इन्हें विपक्ष की जरूरत नहीं है। 110 जगहों पर इनके अपने लोग इनको हराने में जुटेंगे, अपने को जीतने में नहीं। अगर वो छोटे नेता भी हैं, मान लीजिए उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी 5 से 10 हजार वोट भी अगर लेंगे तो वो वोट पिछले 5 साल में बहुजन समाज पार्टी का वोट। तो सुदीन जी, आपको लगता है ना कि कम से कम 110 लोग तो उत्तर प्रदेश में ऐसे होंगे जो मैदान में उतरेंगे सिर पे कफन बांध के कि किसी भी तरह से बीएसपी के कैंडिडेट को हराना है? तो देखिए, आपके इस सेगमेंट के 2 प्रश्न हैं। एक तो हरित प्रदेश का, तो हरित प्रदेश के बारे में मैं कह दूं, हरित प्रदेश पर तो मैंने आपसे सवाल ही नहीं पूछा, पर उसके बारे में आपने कहा हमारी सीट में आपने जो सीट गिनी, हम आएंगे उस सीट के ऊपर, सीट पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मेरे सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 110 लोग पूरी ताकत से लगेंगे बहुजन समाज पार्टी को हराने के? क्या आपका नुकसान कर पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं और मैं आपको बतला दूं, उत्तर प्रदेश की बहुमत में जनता बहन मायावती जी के साथ है। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में आप चले जाइए, एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसकी पोल कमिटीज, जिसके गांव की समितियां, सारी चीजें, सारे वर्कर्स मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। वहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। अगर 110 लोग चले गए तो पता नहीं कितने लाखों लोग और उसके अंदर जुड़ गए होंगे। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा बहुमत और ज्यादा बढ़ेगा इन सीटों को। रविशंकर जी, उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटकर हम देख रहे हैं। 4 की हम चर्चा कर चुके, 5वें पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस बड़े सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अपने 110 लोगों के टिकट काटे, उनमें से कुछ लोग आपकी झोली में भी गिरे हैं, आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा? देखिए रजत जी, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात यह है कि सारा वोट मायावती जी अपने नाम पर लेती हैं। अब प्रचार में कंसी नाम भी नहीं रहते हैं, तो जो मायावती जी के कुशासन की एंटी इनकम्बेंसी है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा।
हाँ, एक बात हेमंत जी ने बहुत मार्के की बात कही कि जिस तरीके से मायावती जी ने अपने लोगों के साथ बदसलूकी की है, अपमानित किया है। आपको याद होगा रजत जी, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, DS4 के लोग हुआ करते थे जो कंसीराम के सहयोगी थे, आज वो सब लोग हाशिए पर हैं। और जिस तरह से इन्होंने टिकट दिया, टिकट देके काट दिया, 6 महीना टिकट दिया, उसने काम किया, फिर काट दिया। इनके एक मंत्री रोते हुए आपके चैनल पर भी आए थे। तो ये सब जो मामला है, ये कहीं ना कहीं नीचे में तो अपना कुछ काम करेगा। जो मायावती के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है वो तो ही है। मोहन सिंह जी शायद कुछ कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को शायद इस सारे प्रकरण का लाभ मिल सकता है। देखिए ऐसा है, सिर्फ एक बात मैं कह दूं रजत जी, बस एक लाइन, इसके पीछे एक ये भी कोशिश है कि मायावती जी ने अपने एक्स्ट्रा बैगेज को हटाने की कोशिश की है ताकि अपने भ्रष्टाचार के आरोप और छवि के लिए वो दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करे। लेकिन यूपी की जनता ये जानती है कि ये सारी गंगोत्री कहां से निकलती है। लेकिन इस सारे जो उन्होंने जिन लोगों को निकाला, उनको या तो आपने लपक लिया या समाजवादी पार्टी ने लपक लिया, और कुछ लोग कांग्रेस में भी चले गए। मोहन सिंह नहीं, अभी तक हमने लब कर किसी को टिकट नहीं दिया, ऐसा मत करिए आप। बादशाह सिंह गए कि नहीं आपके यहाँ जिनको टिकट मिला है? बादशाह सिंह उनके पुराने आदमी थे, थोड़े दिन के लिए BSP में कहते। तो देखिए ऐसा है, हमारे 3-4 बार MLA पहले रहे हैं, अब पार्टी तय करेगी। एक नई मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रीटा बहुगुणा जोशी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चुनाव भी लड़ रही हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और रीटा जी, पता चला कि मायावती जी की वजह से आप ट्रैफिक में फंसी नहीं काफी देर? नहीं, जबरदस्त जैम था और मुझे फिर उतरकर दूसरी साइड से 3 व्हीलर पकड़ के आना पड़ा, क्योंकि रजत जी का डर बहुत है ना इनको। डर तो सिर्फ मतदाताओं को होना चाहिए, देश की जनता को होना चाहिए। रीटा जी, आपने देर से ज्वाइन किया है। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि मायावती जी ने 110 लोगों के टिकट काटे, 25 मंत्रियों के टिकट काटे, और हेमंत जी का कहना था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपमानित करके निकाला और इसका बहुत नुकसान उनको हो सकता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इसका फायदा होगा? देखिए, मायावती जी के ऊपर लोगों का भरोसा उठ चुका है। अगर वो अपने सारे टिकट भी बदल देती तो भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब आपको पता था कि इतना अपराध हो रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष गुहार लगा रहा था, केसेस स्लैप हो रहे थे, कहीं रेप का, कहीं अबडक्शन का, कहीं चोरी का, तो तब आपने नहीं निकाला। और अगर आप ऐसे मुख्यमंत्री हो जिनको पता ही ना हो कि उनके विधायक और उनके सांसद, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, तो जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, मायावती जी का जाना तो सुनिश्चित है। कांग्रेस पार्टी जो इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का एक उम्मीद रख रही है, उसकी वजह है कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 5 सालों तक संघर्ष किया, और विशेषकर 2009 के बाद जिस तरह से हमने अपनी पार्टी के कैंपेन को कंडक्ट किया है, लोगों तक पहुंचे हैं, लोगों की आवाज बुलंद की है, और राहुल जी ने तो कमाल कर दिया, जिस तरह के दौरे किए हैं, और एक होप, एक उम्मीद जागृत की है युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में। कई किसान आंदोलन करके, कहीं वो मस्तिष्क ज्वर के मामले को रीटा जी, मैं आज मुलायम सिंह जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो निश्चित रूप से रीटा जी, मुलायम सिंह जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि आप किस कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में कहीं है ही नहीं, ये 2 जगह दिखाई देती है, या मीडिया में या नेताओं के बीच। लेकिन इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। अब मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, और दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया है। यूपी के अवध में एक बहुत बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, और ये काफी क्रूशल है। इसमें कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, और उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर क्या होगी, ये हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। इस वक्त हमारा फोकस उत्तर प्रदेश पे है, जहां हाथी और साइकिल के बीच में रेस है। हमने उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों की सीटें आपको दिखा चुके हैं। अब उस इलाके में चलते हैं जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है, रायबरेली और अमेठी जहां पर आते हैं, फर्रुखाबाद जहां पर आते हैं। यशवंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है अवध, और अवध में जो सीटें हैं वो बता देंगी कि आखिर किस तरफ बयार बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी, एक इलाका यह है जहां पे बहुत क्लियर कट एडवांटेज समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। 50 से 52 सीटें, कुल 136 सीटें हैं अवध में। दूसरे स्थान पे बहुजन समाज पार्टी अवध में लग रही है 37 से 39 सीटों के साथ में। कांग्रेस, जो कांग्रेस की सीटें हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आने की उम्मीद है, 24 से
26 सीटें अवध में कांग्रेस को मिल सकती हैं, 15 से 17 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यानी कुल मिला के अवध में समाजवादी पार्टी ने लीड ले रखी है और कांग्रेस को एक बड़ा हिस्सा जो कांग्रेस के कुल सीटों का है रजत जी, वो अवध से आने की उम्मीद है। और मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहन सिंह जी स्टूडियो में मुस्कुरा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि वो इलाका जहां पर कांग्रेस का गढ़ होना चाहिए था, उनको सीटें ज्यादा मिल रही हैं। मोहन सिंह जी जी, वो सभी क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलेगी। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है अभियान की। जिन क्षेत्रों में अभियान की शुरुआत हो गई है, यदि वहां आपसे ओपिनियन पोल लिया जाए तो समाजवादी पार्टी को क्लियर कट बहुमत मिलने की। नहीं, ये सही है कि अभी तो घमासान शुरू होगा, अभी तो कैंपेन शुरू होगी, अभी तो रीटा जी और रविशंकर प्रसाद और सारे लोग नेता मैदान में जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल रीटा जी, यह आपने कहा कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कांग्रेस जरूर है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है राहुल गांधी के होने से बहुत, लेकिन कहीं ओवरऑल कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ जाए कि सरकार बना सके, अजीत सिंह जी के साथ मिलकर इतनी सीटें ले सके, ऐसी स्थिति कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। देखिए, पहली बात तो यह है कि ओपिनियन पोल्स अभी बहुत अर्ली है कहना कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। जहां तक अवध आपने बोला एरिया की बात है, अवध ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मंडल हैं जहां कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है। आपने कहा कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस नजर नहीं आती। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं, सीनियर नेता हैं, लेकिन उनका ये बयान हमारे लिए बहुत ही शुभ है। जब हम 2009 का चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो 5 सीट के नीचे जाएगी, और हम लोगों से कहा आप कहां हो, तो हम 22 सीटें लाए। मैं आपको आश्वस्त करती हूं, जबरदस्त अंडर करंट है कांग्रेस के लिए। जहां भी कांग्रेस का उम्मीदवार ठीक ढंग से लड़ेगा, पहली चॉइस जनता की कांग्रेस होगी। और आप देखिएगा, बहुत ही आश्चर्यजनक नतीजे आने वाले हैं। हम लोगों ने राहुल जी के साथ टूर करके देखा है, जिस तरह का एक उत्साह युवाओं में है, महिलाओं में है, मुझे लगता है इट इज गोइंग टू ट्रांसफर। आपकी बात पर रीटा जी, मोहन सिंह रिएक्ट करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कुछ। देखिए, ऐसा है, आज की तारीख तक कांग्रेस पार्टी 100 उम्मीदवारों का खुलासा नहीं कर पाई। दूसरी स्थिति है, जो 300 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है, उसमें 150 उम्मीदवार उधार के लिए हुए हैं, वो कांग्रेस के हाई नहीं हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब भी पार्लियामेंट का चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वोट बढ़ते हैं, और जब असेंबली का चुनाव होता है तो कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं। चलिए, आपने इतना तो माना कि लोकसभा के चुनाव में उनको वोट बढ़ते हैं। तो रविशंकर जी, मैं आगे मेरी बात सुन लें जी। उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में जहां जहां उपचुनाव हुआ, चाहे लखीमपुर में हुआ, जफर अली नकवी वहां से पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने अपने लड़के को चुनाव लड़ाया, जमानत जब्त हो गई। जगदम्बिका पाल जी के क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। आरपीएन सिंह ने आपने तो एक बड़ी बात कह दी कि जब माता जी को लड़ाया, वहां जमानत जब्त हो गई। झांसी में ही हुआ असेंबली का चुनाव, जो मिनिस्टर हो गए केंद्र में, उनकी सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तो जिन सीटों पर लोकसभा का चुनाव मोटे तौर पर कांग्रेस जीती थी, वहीं जब असेंबली के बाय इलेक्शन हुए तो कांग्रेस की हालत बहुत ही। चलिए, आपने एक मोटी बात कही कि जब लोकसभा होते हैं तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समर्थन मिलता है, जब असेंबली के होते हैं नहीं मिलता है। मैं रीटा जी का रिएक्शन इस पर लूंगा, लेकिन रविशंकर प्रसाद कुछ कहना चाहते हैं। रजत जी, पहली बात कांग्रेस के बारे में ये उठाना जरूरी है। ठीक है, अभियान आगे चलेगा तो विश्वास बनेंगे, हम लोग सब लोग लगेंगे तो जनता का मूड सामने आएगा। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से यह कहने की स्थिति में है कि हम सपा या बसपा किसी का समर्थन नहीं लेंगे? हमने ओपनली कहा है, अध्यक्ष जी ने कहा, अरुण जेटली ने कहा है, सुषमा जी ने कहा है, मैंने कई बार लखनऊ की प्रेस में, दिल्ली के प्रेस में कहा है कि बीजेपी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, बसपा सपा से कोई समझौता कभी नहीं करेगी। और कांग्रेस से तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, रविशंकर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और मैं चाहूंगा कि रीटा जी इसका जवाब दें, वो बताएं कि कांग्रेस का फैसला क्या होगा। वो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, अधिकार से बात कह सकती हैं। लेकिन रीटा जी, मैं आपका जवाब सुनूं उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है। मुझे 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, आपको भी सोचने का वक्त मिलेगा ये जवाब के लिए। एक ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो आपको रीटा बहुगुणा का जवाब दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। यूपी का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का दूसरा ओपिनियन पोल। हम आपको उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर दिखाएं। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता रीटा बहुगुणा हैं, भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद हैं, समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह और बहुजन समाज पार्टी के सुदीन भदौरिया। हम इन सब से उनकी राय लें। और ब्रेक पर जब अब गए थे उससे पहले रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल उठाया था जिसका जवाब रीटा बहुगुणा को देना था। रीटा जी, हम आपसे ये जवाब लें इससे पहले एक उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर दिखा दें ताकि रविशंकर प्रसाद का सवाल मुझे लगता है और रेलेवेंट हो जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। नुकसान, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट अभी भी बीएसपी बन के निकल रही है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल नेक एंड नेक, लगभग बराबरी की बहुत कांटे की लड़ाई, 134 से 142 सीटें। बीजेपी के खाते में कम सीटें आ रही हैं, काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। 37 से 45 सीट कांग्रेस के खाते में, 55 से 67 सीट तक जाने का अनुमान है, जहां पे अजीत सिंह की सीटें इसमें शामिल हैं। कांग्रेस तो ये बात बिल्कुल साफ है कि बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन उसे सीटों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी इस समय बिल्कुल बराबर है, नेक एंड नेक है, लेकिन उसको सीटों का बहुत फायदा हो रहा है। कांग्रेस को सीटों का फायदा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब रीटा जी, इस बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में, जाहिर है ये सिर्फ अंदाजा है, ओपिनियन पोल है, और कितना सच होगा कितना गलत होगा ये तो यशवंत की ही जिम्मेदारी है। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने बड़ा सवाल उठाया था जो शायद आमतौर पर लोगों के मन में है, सरकार समाजवादी पार्टी बनाए या बहुजन समाज पार्टी बनाए, कांग्रेस की मदद के बगैर नहीं बना पाएगी। आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? चाहती हूँ, फिर कहूंगी कि जो सर्वेक्षण है इनको भी बहुत ज्यादा आप एक फाइनल वर्डिक्ट मत मानिए, क्योंकि हर हफ्ते सीन बदल रहा है और कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। जो उन्होंने सवाल पूछा, मैं दो बात कहूंगी। एक तो मैं मोहन प्रकाश जी का बहुत सम्मान करती हूँ, जिस इलाके में आपकी फर्स्ट राउंड में होगा, इलेक्शन हो रहा है या फुल इलेक्शंस होंगे, कांग्रेस बहुत बहुत आगे जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो कहा कभी नहीं किया। अगर ये कह रहे हैं कि हम मायावती का साथ नहीं देंगे तो 100% देंगे। ये बार बार मायावती जी के साथ सरकार बनाते आए हैं और ये बिना पद के नहीं रह पाते, ये बिना ताकत के नहीं रह पाते, ये निश्चित बनाएंगे। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैंने अपनी हर मीटिंग में कहा है, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सरकार बनाने की होड़ में नहीं है, हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं। व्यवस्था तभी बदल सकती है जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिले। हम किसी के साथ सरकार बनाने के मूड में नहीं है, हम सिर्फ कांग्रेस की बढ़त बनाते हुए खुद इतनी सीटें लाना चाहते हैं कि हमारी सरकार बने। जो इस बार तो संभव नहीं लग रहा है रीटा जी। वो अपना मन पक्का कर लें, वो अपना मन पक्का कर लें, क्योंकि उनकी तो सीटें 35 भी आना मुश्किल है। तो वो जानते हैं कि उनका कहीं कोई रोल होने वाला नहीं है। रविशंकर जी, रीटा जी ये बड़े साफ साफ कह रही है कि बीजेपी ऐसा काम कर सकती। बीजेपी ने पहले भी बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, अब जरूरत पड़ेगी तो शायद बीजेपी उनके साथ खड़ी हो। रजत जी, मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है तो उस अलायंस के कारण हुई है, उसको सुधारना है। और दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार की बैसाखियां बीएसपी और समाजवादी पार्टी है। रीता बहुगुणा जी जानती हैं कि अभी भी राष्ट्रपति भवन में इनकी चिट्ठी पड़ी हुई है, और कल ममता जी बाहर जाएंगी या जिसकी स्थिति बन रही है तो मुलायम की बैसाखियों पर इनकी सरकार केंद्र की टिकेगी। अब फिर भी वो हमारे बारे में बोलती हैं, देश जानता है, लेकिन जो हमारे बारे में आपका 35-47 है, क्षमा करिए, मैं भी यूपी दौरा कर रहा हूं, बीजेपी की अच्छी बढ़त होगी, क्योंकि वहां के लोगों ने सपा को देखा है, वहां के लोगों ने बसपा को देखा है, और केंद्र सरकार जिस तरह से यूपीए की सरकार केंद्र की चल रही है, क्या वही मॉडल यूपी में आएगा? क्या वही व्यवस्था परिवर्तन है? वही महंगाई, वही भ्रष्टाचार, वही 2G, वही कॉमनवेल्थ? उत्तर प्रदेश के लोग सब समझते हैं और उसका उत्तर देंगे। आप क्या उत्तराखंड और कर्नाटक मॉडल लाना चाहते हैं? आप क्या उत्तराखंड और कर्नाटक मॉडल लाना चाहते हैं? रीटा जी, हम उत्तराखंड की भी अभी बात करने वाले हैं। करोड़ की योजनाएं दी हैं। इसके तुरंत बाद हम इसके तुरंत बाद उत्तराखंड का हम इफेक्टिव गवर्नमेंट। रीता जी, रजत जी, एक बात में अब दो लोग कहना चाहते हैं। हेमंत जी, रीता जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन राहुल गांधी के अभियान पर आपको इतना भरोसा है, उन राहुल गांधी का उतना ही एक्सटेंसिव कैंपेन 2007 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। उनके रोड शो में उस समय भी अपार भीड़ आई थी, बड़ा जन समर्थन जुटा था, पर सीटें सिर्फ 22 आई थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप 125
कैंडिडेट बाहर से लाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टी के पास मैकेनिज्म नहीं है, पार्टी के पास लोग नहीं है। पिछले 22 साल से आपके यहाँ विधायक उत्तर प्रदेश की 425 से 403 कुल संख्या हो गई है, उसमें आपके विधायक 20 से 35-40 तक जीतते रहे हैं, यानी 380 विधायकों विधानसभा सीटों पर आपके पास ना तो 20 साल से विधायक हैं ना एक्स एमएलए हैं। चलिए, इस पर मुझे लगता है इन ऑल फेयरनेस रीटा जी आपका रिएक्शन, पहले मोहन सिंह ने भी ये बात उठाई थी। रजत जी मैं एक सेकेंड जी, मैं एक सेकेंड, जितने लोग समाजवादी बहुजन या भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव, 90% लोग कभी ना कभी कांग्रेस से वहां गए हैं, और इतने पावर में रहने के बाद भी, मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 बार रहने के बाद भी, बसपा के लोग सपा में, सपा के भाजपा में, भाजपा के सपा में। अरे जब भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी और बहुजन ने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अभी इंडक्ट किया है, तो ये बात तो शोभनीय नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी जी के 2007 और राहुल गांधी 2011 में बड़ा अंतर है। लोग पहले देखने जाते थे राहुल जी को, आज विश्वास व्यक्त करके उनको सुनने जा रहे हैं, उनको ये आश्वस्त करने जा रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। आज बहुत अंतर है। राहुल गांधी अब रीटा जी, पहली जो आपकी बात है उससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सब पार्टियों के लोग किसमें गए, अभी हमारे हिसाब लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बीएसपी के समाजवादी पार्टी में चले गए, समाजवादी के बीएसपी में चले गए, दोनों के कांग्रेस में आ गए और कुछ बीजेपी में चले गए। ये जरूरी है हम इस बात पर आगे बढ़े। सुधीर, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरा परसेंटेज ऑफ वोट का अंदाजा मैं चाहता हूं यशवंत हमें बता दें। उत्तर प्रदेश में इनके ओपिनियन पोल से बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 27% वोटों के साथ में हमारे ओपिनियन पोल में है, 26% पे समाजवादी पार्टी। कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन 23%, जिसमें कि 4% आरएलडी के हैं, 19% कांग्रेस के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15% वोट इस समय दिखाई दे रहे हैं। स्थितियां बदलती रहती हैं, अभी चुनाव में पूरा रविशंकर जी ये पूरी तरह जिम्मेदार हैं इस परिस्थितियों के लिए। ये जो बता रहे हैं इनका ओपिनियन पोल है, सर्वे है। जाहिर है कि राजनीतिक दलों के लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये एक ओपिनियन पोल है। रजत जी, बस एक लाइन कहूं जी। ठीक है, बिल्कुल बदलेगा, अभियान बदलेगा, लेकिन आपको मालूम है रजत जी, मैं बिहार से आता हूं। आज से 1 साल पहले बिहार के चुनाव में राहुल गांधी ने बड़ा धुआंधार प्रचार किया था। बिहार में अभूतपूर्व क्रांति होने का दावा किया जा रहा था। पहले कांग्रेस पार्टी की 9 सीटें थीं, अब 4 हो गई, और जहां राहुल गांधी गए 22 जगह, उसमें अधिकांश जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तो कई बार सच्चाई को जरा ईमानदारी से परख करनी चाहिए, तो शायद नीति निर्धारण करने में मजबूती जरूर। ये अल्टीमेटली जनता के हाथ में ये फैसला रहेगा। रविशंकर प्रसाद जी दूर नहीं है, देखिएगा। रीटा जी, अब ये बहुजन समाज पार्टी के नेता सुधीर भदौरिया हमारे साथ स्टूडियो में, ये बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं आप में से किससे कहना चाहते हैं, लेकिन सुधीर, आपने अभी उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव ओपिनियन पोल आपने रख दिया जी। पिछली बार आपने एक बात कही थी, और जो इस बात नहीं आई है, उत्तर प्रदेश में हो या किसी और प्रदेश में हो, लोग कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उस पर भी वोट देते हैं। पिछली बार आपने कहा था कि 35% वोट आपके हिसाब से मायावती जी को मिल रहा है, और 10% लगभग कम मुलायम सिंह जी को मिल रहा है। बीजेपी का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं था, क्योंकि उनके पुराने नेता कल्याण सिंह ने कह दिया कि वो कहीं है ही नहीं, और कांग्रेस पार्टी में तो मुख्यमंत्री का कोई दावेदार ही नहीं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल जो हमारा 35% 50% पर होगा, और उत्तर प्रदेश के इन 5 हिस्सों के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे खड़ी होगी। एक कहावत है ना कि वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, जो आपको बात जी कहते थे, जो आपको पिछली बार बात अच्छी लगी थी वो आपको अभी तक याद है, लेकिन इस बार का पोल आपको नहीं जच रहा है। यशवंत, अगर दोनों पोल को उसके लिए यशवंत ने, मोहन जी, उसके लिए यशवंत ने इनको एक जवाब दिया था कि आज से 15-20 बरस पहले देश की जनता प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को 30 से 35% लोग अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद करते थे, पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें पाती थी, वोट नहीं मिलते थे। अब हम एक बार जरा कंपेयर कर ले पिछले पोल को। एक सेकंड, एक बार, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही 74 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का नारा देकर चुनाव के मैदान में उतरी थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनसंघ था, उसको मुश्किल से
56 सीटें मिली। आप कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी हो सकती है, लेकिन उनके नाम पर पार्टी को वोट मिले ये जरूरी नहीं है। देखिए 29.5% वोट, जब बसपा बहुत ही टॉप पर थी तो पिछले चुनाव में 29.5% वोट मिला। तो इस हिसाब से तो आप पूरा डिपेंड कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी पर। पिछली बार भी हम लोगों ने मायावती जी को नेता के तौर पर प्रस्तुत किया, पूरे उत्तर प्रदेश ने स्वीकार किया और ओवरऑल तस्वीर हम देख लेते हैं। यशवंत हमें बताएं, पिछला ओपिनियन पोल और आपका ओपिनियन पोल क्या बहुत फर्क है इस हफ्ते 10 दिन? सबसे बड़ा फर्क जो इस हफ्ते में हमको दिखाई दे रहा है इन पिछले 15 दिनों, पिछले ओपिनियन पोल का हमारा फील्ड वर्क जो था वो लगभग पूरी तरह से दिसंबर में खत्म हुआ था। ये जो जनवरी के पहले 2 हफ्ते का फील्ड वर्क है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर ये दिख रहा है कि जो कांग्रेस के नंबर ऑफ वोट और नंबर ऑफ सीट, ये दोनों में इजाफा होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी की ओर से ये आया है। बेसिकली अर्बन इलाकों में ये चोट पहुंची। और एक बात ये बहुत समझनी चाहिए हमें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच में पहले और दूसरे नंबर की बहुत सीधी और कांटे की लड़ाई है। ये दोनों ही पार्टियां लगभग 300 सीटों के ऊपर आपस में बंटवारा करने वाली हैं। यशवंत, आपको ये कह सकता हूं कि ये जो पोल है पहला और दूसरा, आप दोनों पार्टियां करीब हैं, लेकिन इस पोल से न तो बीएसपी के नेता प्रसन्न नजर आ रहे हैं, न समाजवादी पार्टी के नेता खुश हैं, न कांग्रेस के, न बीजेपी के। लेकिन जो स्थिति हमने सबके सामने रखी है, हमारे साथ में कांग्रेस की रीटा बहुगुणा है, भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद हैं, बीएसपी के सुदीन भदौरिया और समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह हमारे साथ में हैं। हमने उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल की ये तस्वीर देखी है। इसकी एक हाईलाइट ये है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच बराबर की टक्कर है, और दूसरी हाईलाइट यह है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई है। मुझे एक और ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जनता क्या कहती है उत्तराखंड के बारे में। थोड़ा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। ब्रेक से पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल। हाथी सबसे आगे 145 सीटों पर, साइकिल बिल्कुल पीछे पीछे 138 सीटों पर, कांग्रेस तीसरे नंबर पर और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस ओपिनियन पोल के मुताबिक चौथे नंबर पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रविशंकर प्रसाद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रीटा बहुगुणा हमारे साथ हैं लखनऊ से, बहुजन समाज पार्टी के सुदीन भदौरिया हमारे साथ में हैं, और अभी अभी हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे हैं नरेश गुजराल जो कि अकाली दल के नेता हैं। हमें पंजाब पर भी चर्चा करनी है, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उत्तर प्रदेश का हाल पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में किसकी सरकार बन सकती है? उत्तराखंड में यशवंत, आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है? उत्तराखंड में बदला है बहुत सारा माहौल, क्योंकि पिछली बार के हमारे ओपिनियन पोल में बहुत क्लियर कट सरकार कांग्रेस की बनती हुई दिख रही थी, जो इस बार नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि खंडूरी के नेतृत्व में एक बार बीजेपी वापस बाउंस बैक कर रही है। 22 से 26 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 28 से 32 कांग्रेस, जो कि मेजॉरिटी मार्क से अब नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। और सरप्राइज सरप्राइज, उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी 9 से 13 तक सीटें ला रही है, यानी हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में उत्तराखंड में बीएसपी पहुंच जाए। फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि घर की सिरफुटअव्वल, आपस में जो उनकी सिरफुटअव्वल है, कांग्रेस की जो स्थिति है वहां पर, उसके कारण अंतर पड़ा है और खंडूरी का नेतृत्व कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन कुछ भी हो यशवंत, कोई ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी? देखिए, अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही, हां, लेकिन इतना जरूर है कि लगभग 1 महीना पहले तक बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाली रविशंकर जी, आपको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार मुख्यमंत्रियों को बदला और अपने ही मुख्यमंत्री पर दबी जबान से आरोप लगा के उनको हटाया, खंडूरी जी को फिर से लाए, इसका नुकसान हुआ है बीजेपी को? देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि पूर्व के मुख्यमंत्री को हमने किसी भ्रष्टाचार के कारण नहीं हटाया, मैं स्पष्ट करना चाहेंगे। हाँ, स्ट्रैटेजी के तहत खंडूरी जी की छवि बहुत अच्छी है और हम नारा भी दिया है, खंडूरी है जरूरी। खंडूरी जी का व्यक्तित्व जो है, जो हम लोग का सर्वे किया है, आप बताएंगे देशमुख जी, लगभग 67% है, और हरीश रावत और कांग्रेस के लोग ये 22 से 25 के बीच में है। उनका जो पहले का इमेज रही है भ्रष्टाचार के मामले में, उनका गवर्नेंस रहा है। और देखिए रजत जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे पार्टी को आप बहुत दिन से देखते हैं, उत्तराखंड हमने बनाया वाजपेयी जी की सरकार में, एनडीए सरकार में, और कांग्रेस के लोगों ने शासन को देखा है, नारायण तिवारी के शासन को देखा है, बीजेपी के गवर्नेंस को देखा है,
ठीक है, हमने बिल्कुल बढ़िया शासन नहीं किया होगा, फिर भी जनता को काफी संतोष दिया है। इसका एक सर्वे खंडूरी जी की क्षमता को ओपिनियन पोल में जनता हमारे पास आएगी। मैं वहां का प्रभारी रहा हूं, मैं जानता हूं उत्तराखंड को। उत्तराखंड में भाजपा को अच्छा बहुमत और सपोर्ट मिलेगा जब आप पूरा कैंपेन खत्म होगा। रविशंकर जी, आप कह रहे हैं कि खंडूरी है जरूरी, आपकी पार्टी के लोग थोड़े दिन पहले कह रहे थे निशंक है कलंक। रविशंकर जी, रजत जी के सवाल का जवाब अभी आया नहीं। रजत जी का कहना था कि उत्तरांचल के निर्माण में ही एक मांग थी कि अनिश्चितता और आर्थिक विषमता की वजह से वो नया राज्य बना था। आपने 7 साल के अपने राज्य में 6 मुख्यमंत्री बदल दिए, इसका जवाब आपने नहीं दिया, वो यही जानना चाहते थे। भाई 7 साल, देखिए मैं आपसे बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक बात आप समझिए हेमंत जी, पिछले 2007 के चुनाव की पहले की स्थिति में 5 साल थे नरेंद्र तिवारी, उसके पहले जो स्थिति बनी थी उसमें 1.5-2 साल तक हम लोग थे। चलिए पिछले 5 साल की बात कर लीजिए। नहीं, पिछले 5 साल में आपने सही कहा, खंडूरी जी आए थे चुनाव के बाद, फिर निशंक जी आए, फिर खंडूरी जी वापस आए। यही तो स्थिति है पिछले 5 साल की। इसलिए हमने कोई निशंक जी को किसी भ्रष्टाचार के आरोप के कारण नहीं हटाया था, लेकिन हाँ चुनाव की स्ट्रैटेजी के तहत खंडूरी जी का बड़ा नाम हमने जनता से ये राय जानने की कोशिश की थी, क्या खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को फायदा होगा। इसका क्या ओपिनियन पोल है, ये एक बार यशवंत बताएं। ये बहुत सीधा सवाल उत्तराखंड की जनता से था कि क्या खंडूरी जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने से कोई लाभ मिलेगा, फायदा होगा और सरकार फिर बनेगी। लगभग 39% मतदाताओं का मानना था और 17% लोगों का मानना था फायदा तो होगा लेकिन सरकार नहीं बन पाएगी बीजेपी की। 29% का कहना था कोई फायदा नहीं होने वाला। 15% लोगों ने अपनी राय जाहिर नहीं की। लगभग 39% लोगों ने कहा कि फायदा होगा। और एक बड़ा सवाल खंडूरी के नेतृत्व से उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के आरोप निशंक पर लगे थे, जिसको बीजेपी के लोगों ने भी कलंक कहा था। अब सवाल बड़ा है भ्रष्टाचार के सवाल पर, क्या उत्तराखंड में बीजेपी को नुकसान होगा, क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा। इसका एक सर्वे है। सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसको होगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। 41% उत्तराखंड के मतदाताओं ने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज्यादा नुकसान होगा। 27% ने कहा बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। 32% ने कोई राय अपनी इस मुद्दे के ऊपर नहीं दी। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि खंडूरी के वापस आने से और लोकपाल बिल जो भी वो अपना लेके आए हैं उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से कैंपेन चलाया है, साफ एक चीज तो दिखाई दे रही है कि पिछले 1 महीने में या 1 महीने पहले कांग्रेस को जिस तरह की बढ़त बिल्कुल साफ हमारे सर्वे में दिखाई दे रही थी, वो बढ़त कहीं ना कहीं कर्टेल हुई है। और ये सवाल मैं रीटा जी आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदले, बीजेपी ने भ्रष्टाचार का सवाल उठाया लेकिन दाल दी गली, लेकिन कांग्रेस उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रही उत्तराखंड में। देखिए फायदा उठाने की बात नहीं है, आजकल का वोटर बोलता नहीं है, वोटर बहुत साइलेंट है। उत्तराखंड की सियासत को मैं भी जानती हूँ, बहुत करीब से मैंने उसको देखा है। खंडूरी जी को लाए क्योंकि योग्य थे, खंडूरी जरूरी का नारा दे रहे हैं और इसी खंडूरी को बेइज्जत करके निकाला था। निशंक जी आए भ्रष्टाचार, उससे पहले आए भ्रष्टाचार। आज उत्तराखंड की जनता ये जान रही है कि भ्रष्टाचार के वजह से पब्लिक के दबाव में इनको निशंक जी को हटाना पड़ा। और अभी मैं फिर कहती हूँ कि अगर खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने तो कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी, किसके ऊपर मुकदमे लगाए, वहां पर ये ऊर्जा उत्पादन के लिए जितना बेईमानी हुई, माइनिंग में बेईमानी, कॉन्ट्रैक्ट्स में बेईमानी, खंडूरी जी की ईमानदारी तब प्रदर्शित होती अगर कुछ अधिकारियों, कुछ नेताओं के खिलाफ वो केसेस दर्ज करते। लोकपाल लाने से क्या होगा, तो आंखों में धूल ना झोंके, वहां की जनता बहुत अकलमंद है। रीटा जी मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि नरेंद्र तिवारी के बारे में हमने सुना कि वो नाराज थे, फिर उनको मनाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग को टिकट दिया गया जो तिवारी जी के कहने से उम्मीदवार बने, और तिवारी जी की छवि भी पिछले दिनों की बहुत अच्छी नहीं रही। उम्मीदवारों को दिया गया है नहीं, जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो निश्चित रूप से अच्छे लोग हैं, और जो तिवारी जी ने नाम आगे बढ़ाए हैं वो कोई अननोन लोग नहीं है पार्टी के लिए, पार्टी के सिस्टम के अंदर से लोग आए हैं। तो मैं हर पार्टी में तनाव होता है, टिकट के लिए संघर्ष होता है, वो अलग विषय है। पर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार के धन का अपव्यय, उसका साइफनिंग
हर इस प्रदेश में हुआ है। इन सवालों का जवाब रीटा जी शायद रविशंकर सबसे बेहतर देंगे। वो मैं देख रहा हूं कि वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका भी वोट है, आप भी 12-13 सीट वहां लेते दिख रहे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा आप तीनों से। और रविशंकर जी, आपका रिएक्शन रीटा जी ने हो चुका है, उसके बारे में हम एक ब्रेक के बाद लेंगे। दर्शकों से कहना चाहते हैं कि हमने आपको यूपी और उत्तराखंड के ओपिनियन पोल दिखाए, पंजाब में क्या होगा ये आपको बताएंगे। रविशंकर प्रसाद, रीटा बहुगुणा ने जो इल्जाम लगाए उनके जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। ब्रेक से पहले हमने देखा उत्तराखंड में कांग्रेस आगे है, करीब 30 सीटें इससे मिल सकती हैं, लेकिन बहुमत से काफी दूर है। भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिल सकती हैं। ये सरप्राइज दिया है बहुजन समाज पार्टी ने, जो इन दोनों का खेल खराब कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेता सुदीन भदौरिया हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस की रीटा बहुगुणा जोशी। ब्रेक पर जब हम गए थे उससे पहले रीटा जी ने बहुत सारे धड़ाधड़ इल्जाम लगाए थे उत्तराखंड की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, और मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है इन इल्जामात के बारे में। रविशंकर जी। देखिए रजत जी, बहुत सीधा कहना है, यह डेस्परेशन है कांग्रेस पार्टी का। खंडूरी जी ने अभी जो पूरा लोकपाल का बिल लाया है, बाकी कार्रवाई की है, इसके कारण बदलाव हुआ है और लोगों ने बीजेपी का शासन देखा है और कांग्रेस का कुशासन देखा है। और क्या उत्तराखंड की जो पढ़ी लिखी जनता है, इतने आर्मी पर्सनल का बेस है, क्या वो 2G के घोटाले को भूल जाएं? क्या वो राष्ट्रमंडल घोटाले को भूल जाएं? क्या वो कांग्रेस की महंगाई को भूल जाएं? जो पूरा देश पीड़ित है, इसी कारण उत्तराखंड भी पीड़ित है महंगाई से और यूपीए के भ्रष्टाचार से। नहीं, लेकिन उत्तराखंड के लोग रविशंकर जी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निशंक पर जो इल्जाम लगे उनकी तो आज तक किसी ने सफाई नहीं दी ठीक से, और उनको हटाकर आप खंडूरी जी को ले आए, तो क्या उन चीजों को भूल जाए? नहीं रजत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उसको लेकर कुछ लोग हाईकोर्ट में भी गए थे और हाईकोर्ट ने भी उसको इंटरवीन नहीं किया। निशंक जी के खिलाफ आरोप तो लगते हैं, रोज आरोप लगते हैं, माइनिंग की बात लगाते हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि ऐसा कोई भी आरोप क्रेडिबल नहीं बना। रविशंकर जी लगाने को मैं मना नहीं करता। रविशंकर जी, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। और निशंक जी को कभी भी भ्रष्टाचार के कारण हमने नहीं बदला, यह स्पष्ट कहना चाहते हैं। वो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, चुनाव के कारण हमने निर्णय किया है। लेकिन आज की स्थिति है, 1 महीने में अगर देशमुख जी के इस सर्वे में इतना बदलाव हुआ है, तो अभी कैंपेन परवान चल रहा है, वहां बर्फ भी पड़ रही है। 30 तारीख को जब मतदान होगा, भाजपा बहुमत पहुंचेगी। चलिए अब इंतजार करेंगे 30 तारीख के मतदान का और 6 तारीख को जो काउंटिंग होगी उसका। लेकिन मुझे सारा समय कम है। पंजाब, रीटा जी, पंजाब बहुत बड़ा राज्य है और ये एक राज्य है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के सीधे एक मिनट जी, एक प्रश्न रविशंकर प्रसाद जी, क्या उतनी जोरदारी से कहेंगे कि उत्तराखंड में बहुजन समाज की मदद नहीं लेंगे अपनी सरकार बनाने? चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें बहुजन समाज पार्टी के बारे में इन्होंने कहा है, मुझे इस बात का उत्तर स्वयं देने दीजिए। रजत जी, छूट के जवाब है, कोई अलायंस नहीं होगा। बीजेपी और उत्तराखंड क्रांति दल का अलायंस बहुमत प्राप्त करेगा। हम शक नहीं करते कि दिल्ली में प्यार और लखनऊ में तकरार। चलिए, हम सब यही देखेंगे। 30 सेकंड का समय है बीएसपी की तरफ से कहना चाहूंगा। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों अभिजात वर्ग की पार्टियां हैं और वहां के दलित, पिछड़े और गरीब लोग, वो सारे लोग अब बहुजन समाज पार्टी की ओर देख रहे हैं। आप देखिएगा जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत हुई है, इसी तरह से उत्तरांचल के अंदर भी हम बहुमत लाएंगे और हम वहां पर भी सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो रही हैं, इनको उम्मीद है कि शायद किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं उत्तराखंड में। लेकिन अब आप सब लोगों से मेरा निवेदन यह है कि अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ के पंजाब की तरफ चले। बहुत कांटे की लड़ाई है और सबसे पहले हम बात करेंगे, पंजाब को 2 हिस्सों में बांटेंगे। माझा के इलाके की बात करेंगे, बहुत क्रूशल है। और सबसे पहले माझा में देखते हैं कि इस इलाके में बराबरी की बिल्कुल लड़ाई है। 14 सीटें हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक अकाली दल के खाते में, अकाली दल बीजेपी के खाते में, और 13 सीटें कांग्रेस के खाते में। लेकिन इस इलाके में खासा नुकसान हो रहा है अकाली दल बीजेपी कंबाइन को। दरअसल माझा और दोआबा दोनों ही इलाकों में खासा नुकसान हो रहा है। अभी हम और मालवा एक ऐसा एरिया है जहां पर पिछली बार अकाली दल को नुकसान हुआ था, अकालियों का गढ़ माना था, लेकिन वहां पर अकाली बाउंस बैक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, 64 सीटों में 35 सीटें अकालियों के खाते में और 29 सीटें कांग्रेस के खाते में। यानी
पिछले हमारे सर्वेक्षण और इस सर्वेक्षण के बीच में बहुत बड़ा अंतर ये आया है कि पिछले सर्वेक्षण में जो कांग्रेस जैसे उत्तराखंड में एक तरफा क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ रही थी, इस बार तगड़ा ब्रेक लगा है और इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। रजत जी, आपको याद होगा दोआबा की जो 26 सीटें हैं इनके बारे में, दोआबा में जो 26 सीटें हैं उसमें 10 सीटें 10 और 6 अन्य के खाते में। ये अन्य जो हैं इसमें कुछ सीटें साझा मोर्चा की भी शामिल हैं। और एक बात रजत जी, आपको याद होगा पिछले सर्वे के समय हमने कहा था कि कांग्रेस को पंजाब में सरकार बनाने से केवल कांग्रेस रोक सकती है अगर कांग्रेस तय कर ले कि वो चुनाव नहीं जीतना चाहती। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो अपनी स्थिति वहां पे जिस तरीके के घर के अंदर उनकी सिर फुटअव्वल रही है, जिस बड़ी तादाद में रेबल कैंडिडेट कांग्रेस के वहां पर खड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ा पॉइंट नरेश गुजराल हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश गुजराल हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अकाली दल के नेता हैं। बहुत देर से ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बारे में किस तरह की गर्मागर्म बहस हो रही थी। नरेश जी, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में जो रिबेल है 42 उम्मीदवार मैंने सुना है कि खड़े हुए, इसका फायदा अकाली दल को हो रहा है, वरना खुद अकाली दल की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी? आज 5 बजे की जो फिगर थी, आज 5 बजे कागज वापसी लेने का आखिरी वक्त था, वो फिगर 42 नहीं थी, वो 50 के लगभग थी। तो एक बहुत बड़ी बगावत है कांग्रेस पार्टी में सारे पंजाब में, और कम से कम 50 ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस के खड़े हो रहे हैं जो कांग्रेसी थे, जो आज ऑफिशियल कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो आप बड़े खुश हैं कि कांग्रेस के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए और आपको मौका मिलेगा, आपकी सीटें बढ़ जाएंगी? वो तो है ही, ये तो खुशी की बात हमारे लिए है ही, क्योंकि जब उनकी वोट कटेगी और वोट बटेगी तो उसका फायदा हमें मिलेगा। लेकिन आपके घर में भी तो घर के भेदी हैं। जरूर है। अब मनप्रीत बादल ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, वो भी आपकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। देखिए, मनप्रीत बादल थोड़ा बहुत हमारा नुकसान जरूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जब सीपीआई को अपने साथ ले लिया तो उससे कांग्रेस का नुकसान होगा, क्योंकि जो वोट सीपीआई की अब मनप्रीत बादल की तरफ जाएगी वो आमतौर पे कांग्रेस को जाया करती थी, क्योंकि आमतौर पे कांग्रेस का और सीपीआई का गठबंधन वहां हुआ करता। एक नरेश जी, हम फिगर्स देख लेते हैं। पंजाब में यशवंत का ओपिनियन पोल क्या कहता है? 49 से 55 कांग्रेस के खाते में। और आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले ये आंकड़ा कांग्रेस के लिए डिसाइसिवली मेजॉरिटी के पक्ष में था, लेकिन कांटे की लड़ाई में इस समय अकाली दल और बीजेपी गठबंधन 56 से 62। हम यहां पे बताना चाहेंगे कि अकाली दल जो बाउंस बैक कर रहा है मालवा रीजन में खासतौर पर, ये आंकड़े उसके कारण बढ़े हैं। बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी को खासा अर्बन सीटों का पंजाब में नुकसान हो रहा है, लेकिन अकाली दल को भरपाई हो रही है मालवा इलाके में जहां पिछली बार वो हारे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, इंडिया टीवी का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक अकाली दल अपने दम पर सरकार बना सकता है। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ में हैं। रविशंकर जी, इस सर्वे में एक बात जरूर आ रही है, पिछली बार अकाली दल की सरकार बनी थी बीजेपी के आधार पर, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें कम होती नजर आ रही हैं। रजत जी, मैं कल ही पंजाब से आया हूं। ठीक है, आपका सर्वे मैं इसको नकार नहीं सकता हूं, लेकिन जमीन की स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। हमारे पास 19 सीटें थी, हमने 9-10 लोगों के टिकट बदले हैं, वो काफी बदलाव गया है। और अकाली दल बीजेपी की सरकार ने जो अर्बन क्षेत्र में काम किया है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका भी फायदा हुआ है। और आपको एक बात बताऊं कि अकाली दल से हमारे रिश्ते 40 साल पुराने हैं, वो रिश्ते आज के नहीं हैं। तो वो सुख के हैं, दुख के हैं, उतार के हैं, चढ़ाव के हैं। पंजाब को विकास ले जाने का संकल्प है और जनता में विश्वास देगी। हां, हमारे यहां तो बादल साहब मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन है इस पर भी काफी सुरफुटअव्वल है। नहीं, कांग्रेस के ऑलमोस्ट क्लियर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, वो मुख्यमंत्री होंगे। नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन रजत जी, ये क्लियर ही है क्या होता है। हम तो कल मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी खुलकर बोलती क्यों नहीं। कांग्रेस में सिर्फ 50 रेबल ही नहीं है, मुख्यमंत्री को लेकर भी बहुत भितराघात है। देखिए, ये रविशंकर जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये बात घर में ही रहेगी। या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे, नहीं तो उनकी जो पत्नी है उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, बहुत झगड़ा होगा तो। अब और ये अच्छा है, डिक्लेयर कर दिया रजत जी, हमें और भी फायदा होगा। हम तो चाहते हैं कि उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यमंत्री को उम्मीदवार कौन है बताए। इस बात पर भी यशवंत ने ओपिनियन लिया था लोगों का कि अगर शिरोमणि अकाली दल से जो लोग नाराज हैं, क्या वो पीपीपी को वोट देंगे? क्या घर को कुछ आग लगेगी थोड़ी बहुत घर के चिराग से? देखिए, वो भी है, और जो कांग्रेस के अंदर का सिरफुटअव्वल है उस पर भी हमने लिया। 60% लोगों का मानना था कि हाँ,
जो मनप्रीत सिंह बादल का फैक्शन है, उसको जो अकाली के नाराज वोट हैं वो उसके खाते में जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात समझने की दीगर है कि अगर मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी नहीं होती तो इस सरकार से जो नाराज मतदाता थे रजत जी, वो सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में जाते, जो कि नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जो पीपी बनी है इसका भी नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है। नुकसान दरअसल कांग्रेस को हो रहा है। इसीलिए भले ही अकाली बीजेपी के वोट कम हो रहे हों, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में स्विंग डेफिनेटिव नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अकाली दल से नाराज मतदाता जो मनप्रीत के पास में जा रहे हैं, वो एक तरह से बफर का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को उसका सीधा लाभ नहीं हो पा रहा। क्या हमने इस बात का भी कोई अंदाजा लेने की कोशिश की कि कांग्रेस के जो लोग रेबेल है, जिसका जिक्र कर रहे हैं, 50 लोग हैं, नरेश ने कहा, उनकी नाराजगी का नुकसान होगा? हमने भी ये भी सवाल सीधा कांग्रेस से संबंधित सवाल सीधा पंजाब की जनता से किया कि आखिर क्या कांग्रेस के अंदर की सिरफुटअव्वल का कांग्रेस को नुकसान होगा। बहुमत में लोगों ने कहा कि हां, कांग्रेस को नुकसान होगा। 48% लोगों का मानना था कि हां होगा, 39% लोगों का कहना था नहीं होगा, 13% ने राय जाहिर नहीं की। लेकिन एक बात बहुत तय है, कांग्रेस का खेल अगर बिगड़ रहा है तो उसके लिए कांग्रेस और केवल कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार होगी। अदरवाइज बहुत ही डिसाइसिव मैंडेट हमारे अभी तक के आंकड़ों में दिखाई दे रहा था कांग्रेस के पक्ष में। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि पिछली बार जब हम लोगों ने ओपिनियन पोल किया और उससे अब भारतीय जनता पार्टी अकाली दल का गठजोड़ साफ बहुमत की ओर दिखाई दे रहा है। 62 सीटें अपर लिमिट हैं और अगर उसका एवरेज देखा जाए तो 59 जो सीधा बहुमत का आंकड़ा बनाता है। यानी आज की तारीख में अकाली दल बीजेपी की सरकार पंजाब में बन सकती है। उसकी 3 वजहें हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं। एक तो वहां बीएसपी 8% वोट पा रही है। बीएसपी का 8% वोट पाना, पिछले चुनाव में 4% वोट पाई थी, वो सीधा नुकसान कांग्रेस को है। जब भी आप बीएसपी का नाम लेते हैं तो दूसरा ब्रेक लेने की मजबूरी आ जाती है और वो सुदीन कुछ कहना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, लेकिन मुझे सुदीन एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद में मैं आपसे वाकई में वादा करता हूं कि हम बीएसपी के जो वोट की बात करेंगे पंजाब में, हम बात करेंगे कैसे पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। 59 सीटें उनको ऑन एन एवरेज मिल सकती हैं। इन 5 राज्यों की पूरी तस्वीर देखेंगे और गोवा और मणिपुर 2 छोटे छोटे राज्य हैं, वहां पर क्या होगा ये एक ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक। हम देख रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। सीधे एक नजर डालते हैं पंजाब की फाइनल तस्वीर पर। हमारे साथ अकाली दल के नेता नरेश गुजराल हैं, बीएसपी के सुदीन भदौरिया हमारे साथ में हैं, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हमारे साथ में हैं। हम एक नजर डालते हैं पंजाब की फाइनल तस्वीर। पंजाब में यशवंत बताएंगे किसको कितने % वोट। कांटे की टक्कर है, बिल्कुल स्क्रीन पे सामने दर्शकों के है। 41% अकाली बीजेपी कंबाइन के खाते में और 40% कांग्रेस के खाते में। बहुजन समाज पार्टी को 8% वोट मिल रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पहले ओपिनियन पोल और दूसरे ओपिनियन पोल में सीधी मार अगर किसी को लगी है तो कांग्रेस को लगी है। 4% वोट पिछली बार मिले थे बहुजन समाज पार्टी को पंजाब में, इस बार 8% मिल रहे हैं और ये वही वोट हैं जो कांग्रेस को चोट। सुदीन, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जरूर मौका दूंगा अपनी बात कहने का। 8% वोट लेकर आप कांग्रेस का खेल खराब कर रहे हैं पंजाब में। देखिए, ये आपने उत्तरांचल में भी कहा और मैं यहाँ पे भी ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा 8% वोट और ज़्यादा होगा। और दूसरा, हमारे पास सीटें इतनी आएंगी, मान्यवर काशीराम जी भी कहते थे और हमारी मुख्यमंत्री बहन मायावती जी भी कहती हैं कि सामाजिक बदलाव की चाबी राजनीतिक सत्ता हुआ करती है। और पंजाब का जो दलित मतदाता है, किसान मतदाता है, गरीब मतदाता इस बात को समझ गया है और वहाँ हमारे पास अच्छी खासी सीटें आएंगी, जिससे वो अपनी राजनीति में पंजाब के अंदर एक अहम रोल प्ले कर सके। 8% वोट मिलेंगे, ये जरूर स्पॉइल कर सकते हैं कांग्रेस का खेल। आपने पहले स्वीकार किया कि कांग्रेस में आपसी जो लड़ाई है उसका फायदा आपको हो रहा है, लेकिन मालवा एक ऐसा रीजन है जिसमें अकाली दल की पोजीशन बिल्कुल रिवर्स हो रही है पिछले चुनाव के मुकाबले में। तो ऐसा क्या किया इस बार आपने मालवा में? देखिए, उसका एक कारण है, पिछली बार कांग्रेस ने डेरे सच्चे सौदे का गैर इस्तेमाल किया। उनके ऊपर सीबीआई का केस था, इन्होंने उनके सिर पर बंदूक रखी और उन्हें डराया। इस बार अब आपने डराया उनको? हमने कुछ डराया नहीं, वो कांग्रेस का खेल समझ गए हैं। उन्होंने देख लिया इन लोगों ने जो वायदे किए थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए, इसलिए डेरा अब एपॉलिटिकल हो गया है और अगर डेरा एपॉलिटिकल रहेगा तो उसका नुकसान कांग्रेस को पहुंचेगा। रविशंकर जी, अब
बीजेपी की हालत हमने पहले भी चर्चा की थी, पंजाब में इतनी अच्छी नहीं है और खासतौर पे शहरों में इस तरह के संकेत मिल रहे कि शायद बीजेपी को उतने वोट न मिले पिछली बार जितने पिछली बार मिले थे। देखिए रजत जी, मैं आपकी बात फिर मैं कह रहा हूं, आपका सर्वे है, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। आप भी कहते हैं सर्वे है, स्थिति बदलती है। अगर एक महीने में पंजाब में हालत इतनी बदल गई कि आज अकाली बीजेपी बहुमत के नजदीक है, कांग्रेस हार रही है, तो अभी 10 दिन 12 दिन का 15 दिन का कैंपेन बाकी है। क्या करेंगे आप 10 दिन के 12 दिन के कैंपेन में? देखिए सही कैंपेन तो अब शुरू हो रहा है वहां पर। मैं बताया, कल मैं पंजाब में था और वहां के लोगों ने प्रकाश सिंह बादल जी का काम, अकाली बीजेपी का काम देखा है। शहरों में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और लोग कांग्रेस के दिनों की भी याद करते हैं। हमने काफी कार्रवाई की है, आपको बताया हमने अपने अगर कांग्रेस के लोगों की लड़ाई आपस में कम हो गई तो ये 10 दिन उनको भी तो इस बात का मौका मिल सकता है कैंडिडेट्स को विड्रॉ कराने के लिए। नरेश जी देखिए, अभी तो हमने अपना एक बात को आपसे मैं कह दूं जी, मैं कंप्लीट कर दूं कि कांग्रेस का खेल कांग्रेसी बिगाड़ रहे हैं और कांग्रेस का खेल वहां की राजनीतिक हालत भी बिगाड़ रही है। तो इसके लिए दोनों चीजें जिम्मेवार है, इसको आप समझने की कोशिश करें। चलिए, आपस की तकरार और गहरी भी होगी जी। देखते हैं कि किसको चोट लगती है। अब 2 छोटे छोटे राज्य, इन पर एक क्विकली हम नजर डालेंगे, समय बहुत कम है। गोवा में किसकी सरकार बन सकती है यशवंत? गोवा में बहुत कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन सरकार किसी की भी बनती नजर नहीं आ रही है। जो छोटी पार्टियां हैं वही एक्चुअली में डिसाइड करेंगी कि सरकार किसकी बने। गोवा की डेमोग्राफी ऐसी बटी हुई है कि जिसमें बीजेपी के लिए 17-18 सीट से ज्यादा ऊपर लेके आना हमेशा एक कठिन कार्य रहा है, लेकिन फिर भी 14 से 16 बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खाते में। और अन्य जो छोटी पार्टियां हैं अंततोगत्वा सरकार वही बनवाएंगी जिनके पास में इन छोटी पार्टियों के नंबर होंगे। यशवंत, आपने ऐसी बात कही जिसमें बहुत चर्चा की भी गुंजाइश नहीं है। अब हम मणिपुर पर एक नजर डाल लें। मणिपुर में कांग्रेस आगे है, बाकी पार्टियों से कहीं ज्यादा आगे है। जो एमपीपी और उसका नीत गठबंधन है वो दूसरे नंबर पर लगातार लगा हुआ है। लगभग मेजॉरिटी के पास में कांग्रेस है, लेकिन हो सकता है कि कुछ सीटों के लिए उसे अन्य और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की मदद लेनी पड़े, लेकिन यह क्लियर कट मेजॉरिटी कांग्रेस के लिए नहीं होगी। अब एक ओपिनियन पोल, ओवरऑल तस्वीर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और इनकी हमने देखी। रविशंकर जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, फाइनल कमेंट में मेरा कमेंट यही है कि देशमुख जी का सर्वे है। आपने भी कहा कि सर्वे होता है, स्थितियां बदल रही हैं और हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स और मतदाताओं का मिजाज भी दूसरा होता है। अंतिम फैसला वो चुनाव के 2-3 दिन पहले लगता है। मैं गोवा के बारे में इतना ही कहूंगा, मैं मणिपुर की जानकारी मुझे कम है, मैं नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन गोवा में वहां की सरकार का जो भ्रष्टाचार है, वहां बदलाव के लिए लोग उत्सुक हैं और बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियन मतदाता भी बीजेपी के नजदीक आए हैं। उसका नतीजा हम देखेंगे। शायद मैं आपके नतीजे से यही समझूं कि उत्तर प्रदेश में हमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो रजत जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम और मेहनत करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेहनत तो बीएसपी को करने की जरूरत है। सुदीप जी, फाइनली क्या कहेंगे आप? काफी पीछे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपने अभी तक सर्वे दिखाया है, हमारी मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी से आप दिखा रहे हैं। हालांकि हम मानते हैं बहुत आगे, पर समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के लोग थर्राते हैं उनके गुंडाबाद से, और इसीलिए पिछली बार हमको शासन में लाए थे और इस बार भी आपने ये जो दिखाया है, इससे अब हमारा वोट बहुत बढ़ेगा और हम पूर्ण बहुमत अपने आप प्राप्त कर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ही हाथी को आगे निकालेगी? और नरेश जी, आपको लगता है कि कांग्रेस की आपस में जो लड़ाई है वो आपको फिर से सरकार में पहुंचा देगी? सिर्फ वही कारण नहीं है, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। कल के बाद आप देखेंगे जब बादल साहब खुद उतरेंगे मैदान में और वो लोगों से वोट मांगेंगे, तो जब आप तीसरा सर्वेक्षण करवाएंगे उसमें आप देखेंगे कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रविशंकर प्रसाद जी, नरेश गुजराल, सुदीन भदौरिया, हेमंत शर्मा और यशवंत देशमुख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी और सी वोटर का दूसरा पोल आपने देखा। यूपी और उत्तराखंड में अभी भी हंग असेंबली की तस्वीर है। पंजाब में अकालियों को कांग्रेस की लड़ाई का जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। यहां अकाली और बीजेपी फिर से सरकार बनाने के रास्ते पर है। पंजाब में आने वाले 10 दिन क्रूशल हैं। हम अगला ओपिनियन पोल लेकर हाजिर होंगे 27 जनवरी को। नमस्कार।